बनबसा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बुजुर्ग महिला ने दिया सीएम धामी को आशीर्वाद। पूर्णागिरी मेले की समीक्षा बैठक में जाने से पहले किया भव्य स्वागत। चार बड़बोले नेताओं से होगा जवाब तलब। आपसी बयानबाजी से भाजपा संगठन नाराज। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चारों से लेंगे स्पष्टीकरण। उत्तराखंड में अभी भी धधक रहे जंगल। फायर सीजन में अभी तक आग की हुई 598 घटनाएं। 724 हेक्टेयर एरिया में जंगल जले। भव्य दिव्य केदारपुरी में मास्टर प्लान के तहत काम जारी। छानी कैंप पर चिंतन स्थलों का निर्माण। यात्रियों की सुविधा के लिए हो रहे कई काम। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनबसा पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। इस दौरान सीएम को बुजुर्ग महिला ने आशीर्वाद दिया। बता दें कि सीएम धामी चंपावत दौरे पर रहे, जहां सीएम का बनबसा में पूर्णागिरी मेले की समीक्षा बैठक करने से पहले भव्य स्वागत भी किया गया। बनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद मिला। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर अभी तक करीब 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। लगातार चारधाम यात्रा की तैयारियां पर जोर दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि पर्यटन विभाग की तरफ से चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण हो रहे हैं। इस बार अनुमान है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करने के लिए आएंगे। अजेंद्र अजय ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर BKTC और प्रदेश सरकार सभी अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही है। जो पर्यटन विभाग द्वारा यात्रियों के पंजीकरण किया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। और जैसा कि हमारा भी पूर्व में अनुमान था कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे, इस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से पूर्व से ही अपनी यात्रा को लेकर के तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई निर्देश दिए गए थे। जो यात्रा से संबंधित विभाग हैं, विभागों की जो अब तक की तैयारियां, उनकी विस्तृत रूप से समीक्षा की गई और जहां पर सुधार और संशोधन की आवश्यकता थी, वहां पर उनके द्वारा उनको निर्देशित भी किया गया। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संत इसे उत्तराखंड सरकार की बेहतर व्यवस्थाओं का परिणाम बता रहे हैं। इसी क्रम में जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह को सरकार की बेहतर व्यवस्थाओं का परिणाम बताते हुए कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है और यहाँ का सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वही धामी सरकार की चाक चौबंद व्यवस्थाओं से ज्यादा तीर्थयात्री आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए बेहतर संकेत हैं। पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से आज भारतीय समुदाय में पहली पसंद है। यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की नदियाँ, झरने, यहाँ की हिमालय की झीलें और देव सत्ता सदा से आकर्षित करते रही है। पर आज सरकार की व्यवस्थाएं, यातायात के साधन, सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति और एक अभूतपूर्व सुख सुविधाएं यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, जो बहुत सबको आकर्षित कर रही हैं। पिछले कई दिनों से क्षेत्रवासियों के लिए सिरदर्द बना भालू देर रात फिर से IOC डिपो और स्लीपर फैक्ट्री में पहुंच गया, जहां वन विभाग की टीम द्वारा उक्त भालू को रेस्क्यू किया गया। झाड़ियों के बीच बार बार छिप रहे भालू को ढूंढने में वन कर्मियों एवं क्षेत्रवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भालू को देखकर लोगों में भी डर बना हुआ है।
गौला डिवीजन के एसडीओ अनिल जोशी ने बताया कि क्षेत्रवासियों में भय का माहौल व्याप्त है। जंगल में जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं होने के कारण जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं। डोईवाला के बाजावाला क्षेत्र में बीती रात गेहूं की कटी फसल के ढेर में अचानक आग लग गई। स्थानीय व्यक्तियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसान परमजीत सिंह ने मामले की शिकायत डोईवाला कोतवाली में की और बताया कि फसल के ढेर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। वहीं किसान की फसल में आग लगने की सूचना मिलते ही किसान नेता हरेंद्र बालियान भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की। 8:30 यहाँ से जिन्होंने गेहूं काटी थी उन्होंने फ़ोन करा कि हमने आधी गेहूं आपकी इकट्ठी कर दी, सुबह मशीन ले आओ, उसके बाद आधी साथ के साथ ऊपर चढ़ाते रहेंगे। तो वही बंदे रात को 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन कर रहे कि तुम्हारी गेहूं में आग लग गई है और आप फटाफट आओ। जब मैं यहाँ पे आया तो पूरा गाँव यहाँ इकट्ठा था। उन्होंने ट्रैक्टर से ये पूरी आग कवर कर ली थी। ये चट्टा लगा हुआ था और चारों तरफ से कहीं से आग नहीं है, किसी ने आके बिल्कुल चट्टे पर लगाई है। तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जिसने भी लगाई है उसको अरेस्ट किया जाए। करीब जो रात की घटना है, ये चाहता हूं कि प्रशासन से जो दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और हमारे जो भाई किसान परमजीत जी है उन्हें जो है उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये फसल ऐसी फसल है जिसने काटी है उस परिवार को भी जाना था इसमें से अनाज, और जो थ्रेसर से निकाली जाती उसको भी जाना था, और साल भर का ये किसान का अनाज था। मैं बड़ा दुख होता है इन चीज़ों से। भाई उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी जिनके लिए ये फसलें तैयार करके और अपने एक साल भर का जो अनाज इकट्ठा करा जाता था और आज उसमें जो है किसी के द्वारा। उत्तराखंड को देवों की नगरी के साथ साथ पर्यटन स्थलों से भी जाना पहचाना जाता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहाँ देश के अलग अलग कोनों से लोग घूमने आते हैं। लेकिन इन दिनों जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने आए लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और लापरवाही के चलते रामनगर की छवि धूमिल भी हो रही है। हालांकि नगरपालिका प्रशासन द्वारा इस समस्या से समाधान के लिए अभियान भी चलाया गया है और आवारा पशुओं का रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ और लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं। बावजूद इसके रामनगर की समस्या तस से मस नहीं हुई। रामनगर द्वारा पिछले 2 सालों से जानवरों को पकड़ने हेतु हमारे पास एक वाहन क्रय किया गया है। पशु को पकड़ करके हम बाजपुर सांडाले ले जाते हैं। लगभग हम 45 पशुओं को, जिसमें सांड और 5 गायें सम्मिलित हैं, पकड़ करके बाजपुर हम पहुंचा चुके हैं। अभी खताड़ी क्षेत्र में मैंने 8 लोगों को नोटिस भेजा है इस आशय का। उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पुछड़ी में 3 बीघे ज़मीन में हमारी गौशाला भी तैयार की जा रही है, जिसका टेंडर RWD ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दे दिया गया। गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग की खबरें आना शुरू हो गई हैं। वहीं जंगलों में लगी आग आबादी क्षेत्र के पास पहुंच गई। बीते 24 घंटे में पर्वतीय जिलों में आग अस्पताल, फैक्ट्री और कार्यालय भवनों के पास पहुंचने पर लोग अब दहशत में हैं। वहीं इस बात पर विपक्ष का कहना है कि वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धामी सरकार देर से जागी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि वनों में आग लगने को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री और वन मंत्री कहां थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जंगल धधकने से अरबों खरबों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई है। ये मुख्यमंत्री अब तक कहाँ थे, प्रदेश के वन मंत्री अब तक कहाँ थे। 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है जो उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जल करके स्वाह हो गई है। 1 महीने बाद मुख्यमंत्री जी की कुंभकर्णी निंद्रा टूट रही है। अब उन्हें लग रहा है कि उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। यहाँ तो हर साल जो है वनाग्नि की घटनाएं होती है। फिर आपकी क्या तैयारी है, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट है? वन विभाग जो है इसके लिए पहले से तैयार क्यों नहीं था?
आखिर जो है आपको पूरे देश में चुनाव की तो चिंता है, लेकिन जिस प्रदेश की जनता ने आपको उम्मीदों से चुना है, वहां के जंगलों को बचाने के लिए, वहां की संपत्ति को बचाने के लिए, वहां के लोगों के लिए आपके पास समय नहीं है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। और जनता भाजपा के इस चाल चरित्र चेहरे को भली भांति देख और समझ रही है। उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहे हैं। नैनीताल की जंगल में लगी आग बेकाबू हो रही है। ऐसे में भीमताल झील से राज्य सरकार सेना के MI-617 हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों में लगी आग बुझाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। सेना से भी इस संबंध में सहायता ली जा रही है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का कार्य भी किया जा रहा है। हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ भी वनाग्नि से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक भी करूंगा। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर मचे घमासान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस वही करती है जो सैम पित्रोदा कहते हैं। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की जो बात कही है उससे लगता है कि कांग्रेस विरासत टैक्स के जरिए देश के लोगों की संपत्ति और उनकी कमाई पर अपनी नजरें जमाए बैठी है। वहीं उन्होंने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से गरीबों का हक छीनकर SC ST और OBC के लोगों को आरक्षण के रूप में दिया है, जबकि मोदी सरकार सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार देती है और सरकार सभी लोगों के हित में काम कर रही है। सरकार से सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस पार्टी के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी वही करती है जो वो कहते हैं, जो उनका विचार होता है। तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी विरासत को और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसका 45% ही देने की बात की है उनकी विरासत को, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर इनकी नज़र है, मेहनत की कमाई पर नज़र है और जो विरासत है उसको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लोगों के खेत खलिहानों तक इनकी नज़र है और आरक्षण के मुद्दे पर भी ये हमेशा से इनका रहा है कि एक वर्ग विशेष को जो ST SC और OBC का आरक्षण है वो ये देना चाहते थे और हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है। तो इस बार फिर से तुष्टीकरण कर रहे हैं। जब प्रियंका दीदी से ये पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इस पर, तो वो अपनी मम्मी और अपनी बातें करने लगती हैं, अपनी दादी की बातें करने लगती हैं। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था आ गई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और किसी भी वर्ग के आधार पर कोई सुविधाओं में, नीतियों में, देश के तमाम जो योजनाएं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो कांग्रेस आखिर ऐसा करके क्या करना चाहती है? अपनी जो उनकी विरासत रही है तुष्टीकरण करना, उसी को आगे बढ़ा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बाद अब अन्य राज्यों की कमान संभाले हुए भाजपा स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हैं। CM धामी का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है। तेलंगाना दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि वहां के लोगों में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार PM बनाने के लिए जोश है। देश का हर व्यक्ति PM मोदी को PM बनाना चाहता है और लोग भाजपा प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और जिताने के लिए अपना योगदान भी दे रहे हैं। बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस प्रकार से वहाँ आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर निकले। मैं कल 3 स्थानों पर, वहाँ 3 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर गया था। लोगों में मैंने एक जोश देखा है, एक जुनून देखा है, एक उत्साह देखा है। हर एक व्यक्ति देश का, चूँकि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से वहाँ के भाजपा के कैंडिडेटों को जिताना चाहता है और जिताने में अपना योगदान दे रहा है।
खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में गर्मियां बढ़ने के साथ ही डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, भरपूर पानी पिएं। इसके अलावा स्ट्रीट फूड का सेवन न करें, साथ ही मच्छरों से शरीर का बचाव भी करें। देख रहे हैं कि अप्रैल महीना आते आते काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग के माध्यम से मेरी सभी से अपील है कि ऐसे में सूती कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छा है कि आप फुल बाजू के कपड़े पहनिए, जिससे आपका डिहाइड्रेशन ना हो, धूप का प्रकोप कम रहे। सिर ढककर रह सकते हैं, जिसमें कैप पहन सकते हैं, गमछा पहन सकते हैं, या फिर आप अम्ब्रेला और चुन्नी वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। इसमें बाकी अपने पानी की मात्रा ज़रूर से बनाए रखें। तो हम लोग में तो जैसे छाछ चलता है, मट्ठा है, लस्सी है, या नींबू पानी या फलों का जूस, इसका रेगुलर सेवन किया जा सकता है। और हम लोग सुपाच्य खाना खाएं कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या हार्ड फूड नहीं इसमें खाना चाहिए। इसके अलावा आजकल मच्छर एक ऐसा इशू बन जाता है कि जिसमें मच्छर जनित बीमारियां हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये 3 ऐसी बीमारियां की पिछले साल काफ़ी प्रकोप रहा है। और अभी से हम देख रहे हैं कि शासन और प्रशासन पूरी तरह इस बार बिल्कुल एक सजग है और अभी से ही हम लोग का फॉगिंग शुरू हो चुकी है। जहां मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है और लोगों को एसी, कूलर और पंखों का सहारा लेना पड़ रहा है, वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में एक बार फिर लोगों को अपने गर्म कपड़े निकालना पड़ गया है। सुबह से हो रही बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई है, जिसका स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी जमकर आनंद ले रहे हैं और यहां के मौसम की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि विगत दिनों से पर्यटन नगरी मसूरी में भी गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। अभी यहाँ पर उत्तराखंड में मसूरी में काफ़ी अच्छा वेदर है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश देखने को मिलेगी अप्रैल के मंथ में, और स्वेटर भी पहनना पड़ रही है, एक पतली स्वेटर के बिना यू आर नॉट एबल टू वर्क। तो काफ़ी सुहाना मौसम है बेंगलोर कंपैरेटिवली, तो इट्स लाइक काफ़ी अच्छा वेदर है अभी तो। मसूरी एंजॉय कर रहे हैं, आज तो काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है, काफ़ी ठंडक है। अप्रैल का मंथ है बट फिर भी काफ़ी सुहाना मौसम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को तलब किया है। दरअसल टेहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने के बीच जिस तरीके से टीडीसी में टेंडर प्रक्रिया को लेकर जुबानी जंग देखने को मिली थी, उसको लेकर दोनों नेताओं को अब तलब किया गया है। तो वहीं रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल और दायित्वधारी कैलाश पंत के बीच भी जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, उसको लेकर दोनों नेताओं को तलब किया गया है। माना जा रहा है कि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चारों नेताओं की क्लास लगाने का भी काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से, अपने चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी से अनुशासन में रहने की अपेक्षा करती है। जिस प्रकार का जो घटनाक्रम सामने आया है उसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इसका संज्ञान लिया है और जिस प्रकार से मामला जो गंभीर मामला है उसको लेकर के जो जिन्होंने इस प्रकार की जो वक्तव्य दिया है उनको कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा तलब किया गया है। देहरादून के श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव जैनित के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी ने समा बांधा और दिल्ली के शुगर रॉक बैंड ने भी अपनी धमाकेदार प्रस्तुति दी। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रैंप वॉक कर देश के कई राज्यों की संस्कृतियों की झलक पेश की। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर यशबीर दीवान और कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार खंडूडी ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया।
खबर विकासनगर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मवाला के जुडली गांव से 2 दिन पूर्व एक 16 वर्षीय नाबालिग की लड़की का अपहरण कर लिया गया। नाबालिग के पिता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। नाबालिग के पिता ने इस मामले में एक अधिवक्ता पर आरोप लगाया है, उसने फिरौती भी मांगी है। बालिका है जो कि नाबालिग है, वो घर से शाम को 5:30 बजे के आसपास दूध लेने गई थी और उसके बाद से अचानक वो गायब है। 25 तारीख की बात है ये, और आज तीसरा दिन है। और इनके घर वालों ने चौकी, जो हरपटपुर चौकी पड़ती है जिसके अंतर्गत वो क्षेत्र आता है, वहाँ पर 25 तारीख को एक लिखित में भी सूचना दी थी। कल इन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया। आज हम सब कोतवाली आए थे कि 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी उल्टा एक व्यक्ति इनको फ़ोन करता है और फ़ोन पे बालिका के पिताजी को धमकियाँ देता है कि तुम्हारी जो लड़की है वो मेरे पास है और तुम अगर इसमें कोई कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह की जो घटना हो रही है, अगर हम विरोध नहीं करेंगे और पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हमें मजबूरन थाने चौकियों का घेराव करना पड़ेगा, कोतवाली का घेराव करना पड़ेगा। 16 साल की नाबालिग लड़की को एक लड़का भगा कर ले गया है। इस संबंध में कल अपहरण का मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ पंजीकृत कर दिया गया है। आज इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक नंबर से जो संभवतः किसी वकील का है, लड़की के पिता को धमकी आई है और उसे देख लेने की धमकी दी गई है। इस संबंध में भी मुकदमे में धाराओं में वृद्धि करते हुए कार्रवाई की जा रही है और जो लड़की है उसे गुमशुदा लड़की को बरामद के प्रयास किए जा रहे हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य में धांधली के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि यह सड़क कुछ ही दिनों पहले उनके विभाग द्वारा बनाई गई थी और इसकी लागत 1.25 करोड़ रुपए के करीब रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसे बनाया जा रहा है। तीन चार महीने पहले यहाँ से जो बना रहे थे गांव वाले, सैकड़ों आदमी, प्रधान जी भी थे, इस पर आपत्ति करी थी कि भाई ये सड़क परेश की बड़ी बेहतरीन बनी हुई, इसे क्यों उखाड़ रहे। तो दोबारा उन्होंने इसे उखाड़ कर दोबारा फिर बना रहे। इस पैसे को, जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे। गांव में 3-4 जगह ज़रूरत हो, वहाँ से ये पैसा लगता है। सैंपर की तरफ जोड़ वो ज़रूरत है इसकी सड़क की, तो इसे गलत पैसा लगा रहे, गलत यूज कर रहे पैसे का। ये बनना ना चाहिए था, लेकिन अगर ये बन रहा तो गाँव में तो ज़रूरत हो, जनता का पैसा बर्बाद कर रही सरकार। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी दोबारा बनाने की, बेहतरीन सड़क थी। इस पर आपत्ति भी करी थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। PWD ने बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया उस सड़क को। उसके बाद जो मेरी जानकारी में है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज़ 3 है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो संभवतः वो उसमें उन्होंने उसको लिया होगा, इस कारण वो काम वहाँ चल रहा है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, हमारे यहाँ रुड़की डिवीज़न में और भी सड़कें हैं जो PMJSY कर रहा है। तो उसमें जो है फेज़ 3 का मतलब ये है कि उसका उच्चीकरण होता है वो। तो हमने जब बनाई थी तो वो प्रीमिक्स कारपेट से बनाई थी, PC करी थी उसमें। तो मुझे लगता है कि अब जो PMJSY वाले जो करेंगे वो शायद उसकी सरफेस को इम्प्रूव करेंगे BMSDVC से। तो ये फेज़ 3 की सैंक्शंस हैं, इसमें PWD का तो कोई रोल है नहीं। और PMJSY में सड़कें वो अपने हिसाब से, आबादी के हिसाब से, और उसका पूरा एक क्राइटेरिया है, वो कौन सी सड़क को लेना है, वो इसकी एक पूरी जाँच होती है, तब वो सड़कें सेलेक्ट होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्होंने अचानक ही कर दिया। अब लागत तो इस समय राज्य योजना में सड़क थी तो 2.5 किलोमीटर की सड़क है, वो लगभग 1 करोड़ के करीब थी, 1.25 करोड़ के करीब। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।